हाँ, हेलो एंड वेलकम बच्चों। तो आज वापस स्टार्ट करते हैं आगे, जो भी कल पढ़ लिया था उससे आगे स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा अपना वायर सही कर लूँ। ये वायर उलझ गया पूरी तरह से, तो ये मैंने सही कर लिया वायर। अब मैं बताता हूँ कि कल क्या पढ़ाया था। क्यों मैं क्यों बताऊँगा, तुम्हें नहीं पता क्या? तुम्हें पता होना चाहिए था ना, पर मैं बता देता हूँ क्या पढ़ाया था। तो अपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो अपन डायमेंशंस पढ़ते हैं उनकी एप्लीकेशंस क्या है। एक्चुअली में जो कल बताई थी वो एप्लीकेशन कम प्रिंसिपल था। वो प्रिंसिपल के बारे में बताया था। तो प्रिंसिपल क्या होता है? ये प्रिंसिपल था कि हम उन्हीं डायमेंशंस को जोड़ या घटा सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जो कि सेम डायमेंशन की वजह से। एग्जाम्पल था इसमें जितनी भी चीज़ें हैं इस इक्वेशन में उन सब की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। जैसे कि यूटी पूरी टर्म की डायमेंशन सेम होनी चाहिए एस के, और इन दोनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए इस वाली टर्म के। मतलब किसी भी इक्वेशन को यदि अपन ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उस इक्वेशन में सारी टर्म की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो ये एक तरह से प्रिंसिपल है, ये डायमेंशंस के लिए प्रिंसिपल है। और इसी प्रिंसिपल का नाम होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मतलब आप केजी में केजी ही ऐड करोगे, केजी में केजी ऐड करोगे, केजी में लीटर एमएल ये सब ऐड नहीं कर सकते। ये सिंपल सी बात है। यदि आप कोई चीज़ खरीद रहे हो और वो चीज़ केजी में आ रही है तो आप केजी में केजी ऐड करोगे, ना कि एमएल लीटर ये सारी चीज़ें। मतलब एक टाइप की डायमेंशन में दूसरी टाइप की डायमेंशन ऐड नहीं कर सकते। ये बात आप याद रखना। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी था, ये प्रिंसिपल था। लेकिन फिर अपन ने इसकी एप्लीकेशन भी देख ली थी। यदि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यदि वैलिड है तो मैं किसी भी अननोन की यदि मैं यू की जगह ए पुट कर देता हूँ तो मैं इस अननोन की डायमेंशन भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वैलिड है। इसीलिए इस एस की डायमेंशन इक्वल होनी चाहिए थी इस टर्म ए टी की डायमेंशन के। यहाँ पर ए एक्सेलेरेशन नहीं है, मैं कैपिटल ए लिख देता हूँ इसको। ये एक अननोन है, कैपिटल ए एक अननोन है। तो अब मैं ए की डायमेंशन निकाल सकता हूँ। मुझे एस के लिए पता है डायमेंशन, ये लेंथ की डायमेंशन है और ए की डायमेंशन निकालनी है। और टी मतलब टाइम, उसके लिए डायमेंशन होती है कैपिटल टी। तो यहाँ से ए की डायमेंशन क्या आ जाएगी? एल टी इनवर्स। ठीक है, बात समझ आई? तो प्रिंसिपल क्या था कि किसी भी चीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो उनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। लेकिन उसी प्रिंसिपल की एप्लीकेशन क्या हो गई? एप्लीकेशन ये हो गई कि मैं अननोन की डायमेंशन निकाल सकता हूँ। यदि कोई अननोन दे रखा है तो मैं उसकी डायमेंशन निकाल सकता हूँ इस प्रिंसिपल का यूज करते हुए। ये बात समझ आ गई? यहाँ तक क्लियर कट सारी बातें हो गई। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कहाँ पे चल रहे हो सर? नहीं, जा कहीं नहीं रहा। नेक्स्ट मैं बताता हूँ आपको कि इसकी और क्या एप्लीकेशन हो सकती है। तो दूसरी जो एप्लीकेशन है वो है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। यदि मुझे एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना है, एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो कैसे इसका यूज कर सकते हैं? कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स कैसे हो सकती है? तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज़ को यदि रिप्रेजेंट करना है तो क्या क्या लिखते हैं उसके लिए। ये मैंने सबसे पहले जब ये लेक्चर स्टार्ट हुआ था तभी मैंने बताया था किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक तो नंबर और दूसरी होती है उसकी यूनिट। जैसे आपने दूध लिया, ठीक है, आप बाजार गए और आप दूध लेके आ गए, तो कैसे बताओगे आप क्या लेके आओ, कितना लेके आए? तो क्या आपको बताना पड़ेगा कि मैं 1 लीटर मिल्क लेके आ गया। तो यहाँ पर 1 एक नंबर हो गया, ठीक है, और लीटर क्या हो गई? उसकी यूनिट हो गई। ऐसे ही आप 5 लीटर मिल्क लेके आए तो ऐसे बताओगे 5 लीटर मिल्क, मतलब 5 एक नंबर हो गया और लीटर उसकी यूनिट हो गई। ठीक है, यूनिट क्या होती है? बेसिक चीज़ होती है जिसके कंपेयर करके बाकी चीज़ें अपन बताते हैं। जैसे 1 लीटर का 5 टाइम्स हो गया 5 लीटर, तो मैंने क्या बताया कि 1 लीटर का 5 टाइम्स दूध लेके आ गया मैं। यही बात हो गई। तो ये किसी भी यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीज़ें होती है, एक तो नंबर, दूसरी यूनिट। इस तरह से फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखते हैं कन्वर्ट कैसे करते हैं। कन्वर्जन क्या होगा? जैसे एक फिजिकल क्वांटिटी में नंबर है नंबर 1 जिसकी यूनिट है U1, ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटी क्योंकि सेम है, फिजिकल क्वांटिटी क्योंकि सेम है तो यदि मैं इसकी यूनिट चेंज भी कर दूंगा तो फिजिकल क्वांटिटी तो सेम ही रहेगी। जैसे कि फिर एग्जांपल लेता हूँ, आप लेके आए 1 kg शुगर, आप 1 kg शुगर लेके आए। तो बच्चों 1 kg आप शुगर लेके आए तो यहाँ से क्या पता चल रहा है आपको
कि आपने 1 kg शुगर ले ली, यही पता चल रहा है सिर्फ। लेकिन क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि मैं 1000 ग्राम शुगर लेके आया? दोनों बातें सेम है क्या? दोनों बातें सेम है, बिल्कुल सेम है। तो यदि मुझे फिजिकल क्वांटिटी के रूप में रिप्रेजेंट करना है इसको, तो फिजिकल क्वांटिटी 1 kg इक्वल्स टू ये, क्या ये चीज़ें दोनों सेम है ना? या तो मैं इसको 1 kg बोलूँ या इतने ग्राम बोलूँ, दोनों ही बातें सेम है। इसी तरीके से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को ऐसे यदि किसी एक यूनिट में उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो दूसरी तरह से ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बात समझ आ गई? तो ये फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात यहाँ तक समझ आ गई, ये इसके एप्लीकेशन हो गए। अब इसका यूज़ क्या होता है? इसका यूज़ होता है यूनिट कन्वर्जन में। यदि आपको एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो इसके लिए इस इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं अभी बताता हूँ, लेकिन अभी डायरेक्टली कुछ चीज़ों की कन्वर्जन अपने को पता होते हैं। जैसे 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, ये चीज़ें पता होती है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये चीज़ आपको पता होती, ठीक है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, ये चीज़ आपको पता होती है। कुछ यूनिट कन्वर्जन आपको जैसे पता होते हैं। तो जैसे यूनिट mm बड़ी यूनिट है या सेंटीमीटर बड़ी यूनिट है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर है वो बड़ी यूनिट है। यदि जो यूनिट बड़ी होगी उसके साथ में जो नंबर आएगा वो छोटा होगा, तभी दोनों बैलेंस हो पाएंगे ना। यदि यूनिट बड़ी है नंबर छोटा आएगा साथ में, यदि यूनिट छोटी है तो नंबर बड़ा आएगा साथ में, तभी दोनों बैलेंस कर पाएंगे एक दूसरे को। ये बातें समझ आ रही हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं आ रही, बिल्कुल कोई बात नहीं आ रही तो कोई भी बात नहीं, अभी एग्जाम्पल लेंगे तब आ जाएगी। एग्जाम्पल के साथ साथ बातें समझ आएंगी। तो जैसे एग्जाम्पल ले ही लेता हूँ, तो आपको कन्वर्ट करना है बच्चों 1 न्यूटन फोर्स को कन्वर्ट 1 न्यूटन फोर्स टू डाइन, 1 डाइन में कन्वर्ट करना है। कुल मिला के बात ये है, 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए डाइन क्या होता है। हाँ सर, वो होता है ना भूत जैसा ही कुछ दिखता है, वो डाइन होता है, उसी को डाइन बोलते हैं। अरे वो नहीं बच्चों, डाइन एक यूनिट है, ये CGS यूनिट है फोर्स की। कैसी यूनिट है? CGS नाम से क्या पता चलता है? C रिप्रेजेंट करता है सेंटीमीटर, मतलब इसमें लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर में लोगे। G रिप्रेजेंट करता है ग्राम, मतलब मास की यूनिट ग्राम में लोगे, और S रिप्रेजेंट करता है सेकंड, ये बात आपको पता। और न्यूटन कैसी यूनिट है? न्यूटन में जितने भी डायमेंशन लोगे वो मीटर, kg एंड सेकंड इसमें लोगे। तो ये SI यूनिट हो गई और ये इसकी CGS यूनिट है। तो अपने को 1 न्यूटन को 1 डाइन में कन्वर्ट करना है। बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो फिजिकल क्वांटिटी है, 1 डाइन नहीं डाइन में कन्वर्ट करना है, 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी इक्वेशन लिखो, N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। N1 नंबर कितना है? नंबर मतलब 1 न्यूटन फोर्स है ना, 1 न्यूटन, तो नंबर हो गया यहाँ पे 1। U1 यूनिट क्या है? न्यूटन, ठीक है, अच्छी बात है। N2, अब N2 अपने को निकालना है, और U2 है जाइन, ये भी फोर्स की यूनिट है। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, जो फोर्स है उसकी यूनिट होती क्या है? तो अपने को इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, F इक्वल्स टू ma, m यानी मास, वो होता है kg में, किसमें? SI यूनिट में। और एक्सेलरेशन की डायमेंशन पढ़ी थी और यूनिट भी पढ़ी थी, क्या होती है डायमेंशन यूनिट? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही होती है। तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बात आपको समझ आ गई। तो मैं इस यूनिट को लिख देता हूँ 1 मल्टीप्लाइड बाई n की जगह न्यूटन है, न्यूटन की जगह kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू N2 निकालना है मुझे, कितने डाइन होंगे। और ये इसकी कैसी यूनिट है? ये तो ऐसा यूनिट हो गई, और ये डाइन कैसी यूनिट है? CGS। तो CGS में इन्हीं चीज़ों को कैसे लिखेंगे? kg के जगह पे आ जाएगा ग्राम, अच्छी बात है। मीटर की जगह सेंटीमीटर, और सेकंड तो सेकंड ही रहता है CGS में, MKS में, FPS में, सब में टाइम की यूनिट तो सेकंड ही आती है। अच्छी बात है, बहुत ही प्यारी बात। तो यहाँ पे अपने को अब N2 निकालना है, N2 की वैल्यू मैं निकालना चाहूँगा। तो बच्चों बड़े ध्यान से सुनिएगा इसको, N2 की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, तो दिल थाम के बैठो, अब N2 की वैल्यू आने ही वाली है। तो मैं इसको लिखता हूँ 1 kg
अपॉन नीचे इधर ये जाएगा, हो जाएगा ग्राम, मल्टीप्लाइड बाय मीटर के नीचे आएगा सेंटीमीटर। बहुत ही प्यारी बात है। फिर सेकंड स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये भी सेकंड स्क्वायर, ये भी सेकंड स्क्वायर, ये तो चला जाएगा कहाँ, जहाँ इसको जाना है, ये जन्नत की प्राप्ति कर जाएगा यहाँ से निकल के। लेकिन अब ये बताओ 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? ये होते हैं 1000 ग्राम अपॉन ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, नीचे भी सेंटीमीटर, और ये तो चला ही गया था। अब सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर, ग्राम टू ग्राम, तो N2 की वैल्यू आएगी 1 न्यूटन था ही पहले से। अब 10⁻³ लिख दूँ मैं इसको, और ये 10⁻², तो N2 की वैल्यू आ गई बच्चों 10⁵। इसका मतलब ये हुआ 1 न्यूटन में कितने डाइन हुए? 10⁵ डाइन। इससे क्या बात पता चल रही? पहले तो इसको ये देख के बताओ, ये तो आपको पता चलना चाहिए कि इनमें से छोटी यूनिट कौन सी है, बड़ी यूनिट कौन सी है। तो इसमें से छोटी यूनिट है डाइन। डाइन छोटी यूनिट इसलिए है क्योंकि इसके साथ में जो नंबर आ रहा है वो बड़ा है। यदि नंबर साथ में आ रहा है वो बड़ा है तो यूनिट छोटी होगी, और नंबर साथ में आ रहा है वो छोटा है, मतलब यूनिट बड़ी होगी। इनके बीच में इनवर्स रिलेशन होगा, और होना भी चाहिए, होना भी चाहिए, तभी ये दोनों चीज़ें इक्वल हो जाएंगी ना। यदि ये चीज़ छोटी है तो ये नंबर बड़ा है, तभी ये इसके इक्वल हो सकता है, क्योंकि ये नंबर छोटा है, यूनिट बड़ी है। बात समझ में आती है या नहीं आती? हाँ सर, थोड़ी थोड़ी आ ही जाती है, अच्छी बात है, थोड़ी थोड़ी आ ही जानी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं यूनिट कन्वर्जन में, कि आपको मैं पूछ लूँ कि कन्वर्ट करो आप 1 kg को 1 kg को कन्वर्ट करना है CGS यूनिट में, तो ये तो आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। ये कैसे कन्वर्ट करोगे? 1 kg में 1000 ग्राम। तो ये तो इजी कन्वर्जन जो आपको पता होने ही चाहिए। तो यदि इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए CGS टू MKS, MKS टू CGS में कन्वर्जन का, तो ये आप इसकी हेल्प लेके आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। अब एक एग्जांपल मैं ले ही लेता हूँ आपके सामने। फॉर एग्जांपल, इफ Z equals to 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। ये G है। G क्या है यहाँ पर बच्चों? G क्या होता है? G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ऐसा यूनिट में इसकी वैल्यू ये है, ठीक है। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है CGS यूनिट्स में, तो आप फटाफट क्या करोगे? फटाफट लिखोगे PQ इक्वल्स टू N1, U1 इक्वल्स टू N2, U2। N1 की वैल्यू ये रही, N1 की वैल्यू दे रखी है, अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि ये वैल्यू दे रखी है। यूनिट भी दे रखी है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर इक्वल्स टू N2 निकालनी है वैल्यू। अब यूनिट CGS में क्या होगी? न्यूटन की जगह डाइन, मीटर की जगह सेंटीमीटर, अपॉन kg की जगह ग्राम का स्क्वायर। क्या ये बात यहाँ तक क्लियर हो चुकी है? अब बच्चों ये बात यहाँ तक क्लियर हो चुकी है आपको, तो मैं N2 की वैल्यू यहाँ पर लिख दूंगा। N2 इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मल्टीप्लाइड बाय न्यूटन, इधर से डाइन को इधर ले आता, न्यूटन पर डाइन, मल्टीप्लाइड बाय मीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाय इधर से ग्राम है वो जाएगा ऊपर, तो ग्राम स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। क्या ये बात यहाँ तक समझ में आ गई? क्या आप मुझे बता दो बच्चों, समझ में आनी चाहिए थी।
क्या ये बात समझ में आती है या बिल्कुल ऊपर से जाती है? अभी 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 मेरे दिल में ये ख्याल आया है, काश मैंने तुम्हें यूनिट कन्वर्जन पहले पढ़ाया होता। अभी अभी मेरे दिल में क्या ख्याल आया है कि मैंने अभी अभी डाइन और न्यूटन में कन्वर्जन आपको बता दिया है। एक यूनिट में कितने डाइन हैं? 10⁵ डाइन। तो ऊपर लिख देता हूँ 10⁵ डाइन। ठीक है, कोई ऐसी बात जो मैंने गलती से गलत लिख दी हो? नहीं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100। तो लिख देता हूँ मैं इसको 100 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर है मतलब 100 मीटर स्क्वायर, ऐसे लिखना पड़ेगा। नीचे हो जाएगा सेंटीमीटर, ऊपर भी सेंटीमीटर आएगा ना। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो इसको ऐसे लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको ग्राम है, ये ग्राम को ऊपर लिख देता हूँ ऐसे ही। और 1 केजी में कितने ग्राम? 1000 ग्राम का होल स्क्वायर। क्या यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई बच्चों? तो यहाँ से NQ की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 मल्टीप्लाइड बाय डायन हो गए। डायन हो गए। ये 10⁻2 की पावर 2 10⁻4। ओके, ग्राम स्क्वायर और नीचे भी ग्राम स्क्वायर। ठीक है, अपॉन तो ग्राम स्क्वायर कट हो जाएंगे। और 10⁻3 का स्क्वायर 10⁻6। ये बात समझ आ गई? ये बात समझ आती है, अच्छी तरह समझ आती है। 10⁵ और 4 10⁹ अपॉन 10⁶। तो इसको फाइनली मैं लिख दूंगा 6.67 इंटू 10⁻11 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻3। क्योंकि ये 6 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 9 - 6 = 3। तो 6.67 इंटू 10⁻8। ये बात हो गई। तो ये N2 की वैल्यू ये आ गई। क्या बात समझ गए बच्चों तुम? क्यों N2 की वैल्यू ये आ गई। तो यूनिट कन्वर्जन करने का फ़ायदा मिला आपको, ज़बरदस्त बेहतरीन फ़ायदा मिला ना आपको कि यूनिट कन्वर्जन करने से क्या हो जाएगा। यदि आपको एक यूनिट दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करनी हो तो इजीली फॉर्मूला लगाओगे। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखना होगा तो कैसे लिखते हैं? NU की फॉर्म में लिखते हैं। यदि मुझे कन्वर्जन करना है एक से दूसरे में, फिजिकल क्वांटिटी तो सेम ही रहेगी, तो N1U1 = N2U2 इस तरह से लिख दूँगा। तो प्यारे बच्चों, ये बात आपको समझ आ गई कि एप्लीकेशन क्या हो जाएगी। तो एप्लीकेशन क्या होगी? किसी अननोन की वैल्यू निकाली किसी इक्वेशन में, तो आप निकाल सकते हो किसका, कौन से प्रिंसिपल के थ्रू? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल होमोजेनिटी क्या कहता है कि यदि एक कोई इक्वेशन है तो उसके दोनों साइड जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। या फिर यहाँ इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, किसी भी इक्वेशन की ईच टर्म की जो डायमेंशंस हैं वो सेम होती हैं। किसी भी इक्वेशन की ईच टर्म की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। इसका यूज़ करके आप किसी भी अननोन की वैल्यू निकाल सकते हो। अच्छी बात, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। ये एप्लीकेशन हो गया एक। दूसरा एप्लीकेशन क्या हो गया? दूसरा एप्लीकेशन ये हो जाएगा कि जो N1 फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, यदि आप उनको एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना चाहोगे तो ये वाली इक्वेशन वैलिड होगी। और इस इक्वेशन का यूज़ करके एक फिजिकल क्वांटिटी मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो इजीली। ठीक है, अब नेक्स्ट एप्लीकेशन है, बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन है, वो बहुत ही प्यार से उसको समझना, क्योंकि उस पर न्यूमेरिकल, उस पर क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो वो आपको अच्छे से समझनी ही पड़ेगी। तो वो है डेराइविंग द relation between physical quantities, deriving the relation between physical quantities। ये एक बहुत ही अच्छी बात है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको पता चल जाए कि उसका रोल नंबर क्या है तो आप फटाफट क्या पता कर लेते हो कि उसका नाम भी क्या है, रोल नंबर से नाम पता कर लेते हो ना। ऐसे यदि आपको पता चल जाए कि कोई फिजिकल क्वांटिटी जो है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है तो आप उसकी इक्वेशन डेराइव कर सकते हो। ठीक है,
आपको पता चल गया कि वो कौन से नंबर की बस में बैठती है तो आपको पता चल जाए वो उतरेगी कहाँ पे है, फटाफट घर का पता करते हो ना। ऐसे यदि आपको पता चल जाए कि एफ जो फोर्स है वो किस किस पे डिपेंड करता है, यदि फोर्स का आपको सिर्फ ये पता चल जाए कि वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है तो आप उसकी इक्वेशन निकाल सकते हो इसकी हेल्प से। आपको पता चल गया कि फोर्स डिपेंड करता है मास पर एंड एक्सेलरेशन पर, इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। यदि आपको ये बातें पता है तो आप उसकी इक्वेशन भी इजीली निकाल सकते हो। जैसे अभी आपने बस का नंबर, यदि वो 7 नंबर में बैठ रही है तो पता है आपको कि वो कहाँ पर उतरेगी, जयपुर में, पता चल जाता है ना। ऐसे यदि आपको ये चीज़ें पता चल गई कि एफ डिपेंड कर रहा है एम पे, तो इक्वेशन निकाल दोगे जो कि आपको पहले से पता है, एफ इक्वल टू एम ही होता है। एफ इक्वल टू एम इक्वेशन पता है आपको, इसीलिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद करके आपने इक्वेशन पता कर ली। लेकिन आपको ये इक्वेशन पता नहीं होती तो आपको सिर्फ इतना पता होता कि एफ डिपेंड करता है मास पर एंड एक्सेलरेशन पे, इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो डायरेक्टली उससे इसका फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो चलो उसी की तरफ आगे बढ़ते हैं कि कैसे निकाल सकते हो। क्वेश्चन क्या है, आपको बताया इफ फोर्स डिपेंड्स ऑन मास एंड एक्सेलरेशन, ये आपको बता दिया, देन derive the इक्वेशन फॉर फोर्स। तो आपको फोर्स की इक्वेशन निकालनी है। आपको पता चल गया कि एफ डिपेंड्स ऑन मास एंड एक्सेलरेशन, तो आप इसको एफ ऐसे डिपेंड कर रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसकी पावर क्या होगी। तो मैं मान लेता हूँ इसकी पावर है एक्स और इसकी पावर है वाई। एफ मास और एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता मास पे कैसे डिपेंड कर रहा है। हो सकता है मास के स्क्वायर पे डिपेंड करता हो सकता है मास के क्यूब पे डिपेंड करता हो सकता है मास की पावर 4 पे डिपेंड, ऐसी एक्सेलरेशन की पावर 1 हो 2 हो 3 हो 4, ये सब चीज़ें आपको नहीं पता। तो मैंने मान लिया कि एम की पावर एक्स और ए की पावर वाई पे ऐसे डिपेंड करता है। तो इसको मैं कंबाइन करके लिखूंगा, तो एफ प्रोपोर्शनल टू एम की पावर एक्स और ए की पावर वाई। इस प्रोपोर्शनल को हटाऊंगा तो यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट आएगा एम की पावर एक्स एंड ए की पावर वाई। ये चीज़ समझ आ गई, ये चीज़ समझ आ गई ना बच्चों। क्योंकि के मैंने यहाँ पर एक कांस्टेंट माना है, तो मैंने पहले ही बता दिया कि कांस्टेंट की तो कोई डायमेंशन होगी नहीं। अब फोर्स की डायमेंशन आपको याद रखनी थी, पहले ही बता दिया था। फोर्स एंड वर्क की डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, फोर्स की डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, 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 फोर्स की डायमेंशन ये याद रखनी है। तो फोर्स की डायमेंशन डायरेक्ट लिख दूंगा एम एल टी माइनस टू इक्वस टू के की कोई भी डायमेंशन नहीं, डायमेंशन लेस है तो इसको हटा देता हूँ यहाँ से, पिक्चर से गायब कर देता हूँ। मास की डायमेंशन एम की पावर एक्स, एक्सेलरेशन की डायमेंशन एल टी माइनस 1 की पावर वाई। अब दोनों साइड डायमेंशन को कंपेयर कर लूँगा मैं, क्या कर लूँगा, कंपेयर कर लूँगा। तो यहाँ से मास की पावर एक्स, एल टू दी पावर वाई एंड टी टू दी पावर माइनस वाई। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। अब मैं इनकी पार्ट्स को कर लूँगा कंपेयर। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, क्योंकि इधर मास के ऊपर पावर कितनी है 1, इधर x है तो x इक्वल्स टू 1। l की वैल्यू, l के ऊपर पावर 1, y के ऊपर पावर y तो y की वैल्यू भी 1। ओके, माइनस वाई इक्वल्स टू -2, माइनस वाई इक्वल्स टू -2 तो y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2 आएगी क्या यहाँ से। एम एल टी माइनस एक्सेलरेशन की डायमेंशन ओके एल टी माइनस 2 होती है, तो यहाँ पर -2 आएगा। एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है एल टी माइनस 2, तो यहाँ से -2y इक्वस टू -2 तो y इक्वस टू 1। तो y इक्वस टू 1 तो पहले भी आ गया था, यहाँ से भी निकाल लिया और निकालने की ज़रूरत नहीं थी, y तो सेम ही होगा। यदि यहाँ पे y की वैल्यू 1 आ ही चुकी है तो t को कंपेयर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने कंपेयर कर दिया। क्यों, वेरीफाई करने के लिए, ताकि वेरिफिकेशन हो जाए कि यस y की वैल्यू 1 ही है। अब देखो यहाँ से x की वैल्यू 1 आ गई एंड y की वैल्यू भी 1 आ गई। तो इस फॉर्मूले में f इक्वस टू के, m की पावर x है तो x की वैल्यू कितनी आई 1, ओके, एंड y की वैल्यू 1। तो फोर्स जो है वो डिपेंड करता है ऐसे f इक्वस टू m ही। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू आप इस
फॉर्मूले से, मतलब जो कन्वर्जन आपने किया है अभी, जो इक्वेशन लगाई है उसकी मदद से आप के की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो। के की वैल्यू आपको यहाँ तो पता होनी चाहिए, या तो कोई दूसरा मेथड यूज़ करके आप के की वैल्यू निकालोगे, लेकिन यहाँ से आपको सिर्फ ये पता चलेगा कि जो फोर्स है वो एम और ए पर कैसे डिपेंड कर रहा है। तो एम की पावर भी 1 है और ए की पावर भी 1 है, और आप जानते भी हो कि फोर्स का फॉर्मूला F=ma होता है। इसका मतलब इसमें जो इक्वेशन में के की वैल्यू आती होगी, कांस्टेंट की वैल्यू क्या आती होगी, 1। कांस्टेंट की वैल्यू 1 आती होगी, तभी आप यहाँ से पता कर सकते हो कि F=ma होता है। अब यूनिट कन्वर्जन के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि अपन देख सकते हैं। तो आप ये फॉर्मूला, यूनिट कन्वर्जन के तो हो ही गए, फॉर्मूला डेराइव करने के बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो देखते हैं, आपको बता ही दिया, आखिरकार उन्होंने आपको बता ही दिया कि जो फोर्स है किसी इक्वेशन में, फोर्स डिपेंड्स ऑन मास, velocity and radius. Derive the equation of force. F का फॉर्मूला अभी तो आपने जनरल फॉर्मूला F=ma, F का यही फॉर्मूला होता है क्या? फोर्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं ना, F=m⍵² भी होता है, F=mv²r भी होता है, F=ma भी होता है। तो फोर्स के फॉर्मूले अलग अलग, कौन सा फोर्स है डिपेंड करेगा उसी पे उसका फॉर्मूला, तभी बता सकते हैं ना। तो F का फॉर्मूला डिपेंड करता है फोर्स किस टाइप का फोर्स है। तो ये कोई दूसरा फोर्स होगा जो डिपेंड कर रहा है मास, वेलोसिटी एंड रेडियस पर। तो मास, वेलोसिटी और रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। तो आपसे पूछा है कि फोर्स का फॉर्मूला बताओ, इस फोर्स का क्या फॉर्मूला होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, वीडियो बंद करना है और सो जाना है। मत डेराइव करो, बिल्कुल नहीं करना है बच्चों आपको। अरे पढ़ लो, मजाक कर रहा हूँ। तो F की वैल्यू डिपेंड कर रही है मास पर, तो मान लेता हूँ m⁻x ऐसे डिपेंड कर रही है। इसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है वेलोसिटी पे, मान लेता हूँ ऐसे डिपेंड कर रही है। F की वैल्यू डिपेंड कर रही है रेडियस पे, मान लेता हूँ ऐसे डिपेंड कर रही है। x, y, z मैंने 3 वेरिएबल ले लिए। तो मैं यदि इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखूँ, F=k n⁻x v⁻y एंड r⁻z। क्या ये बात यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी, हो गई होगी? आई होप कि it is clear up to this point. Okay, I already told you that my English is on ventilator. It can die anytime. So don't worry बच्चों, my English is on ventilator. Don't worry about my English. It will die soon, I hope. तो F=m, यहाँ पर मास था, ये बता दिया था आपने, इक्वेशन बनाने वाले ने बता दिया था कि m मास है, तो इसकी डायमेंशन कैपिटल M हो जाएगी। v वेलोसिटी की डायमेंशन L c-1 होती है, तो ये अच्छी बात है। r एक रेडियस है, रेडियस मतलब लेंथ की डायमेंशन आएगी जो क्या होती है L⁻z। फोर्स की डायमेंशन m⁻L⁻t-2, ये कभी नहीं बोलनी है आपको। के कांस्टेंट है तो डायमेंशन इक्वल करने के लिए इसका कोई रोल नहीं है, डायमेंशन लेस होगा कांस्टेंट है तो। क्या हर एक कांस्टेंट डायमेंशन लेस होता है? नहीं, ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन होती है, जो कि अभी मैंने आपको बताई थी, Nm²/kg²। Nm²/kg², हर एक डायमेंशन लेस नहीं होता हर एक कांस्टेंट, लेकिन कांस्टेंट डायमेंशन लेस होते हैं ज़्यादातर, लेकिन हर एक नहीं होता है। ये बात समझ आ गई आपको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा था? डायमेंशन लेस था, उसमें वेलोसिटी आ रही थी ऊपर नीचे, तो इसलिए वो डायमेंशन लेस हो गया। ऐसे ही बहुत सारे कांस्टेंट, यदि डायरेक्ट कांस्टेंट यदि कोई वैल्यू है जैसे 2, 3, 4 कोई भी नंबर है, ये सारे नंबर डायमेंशन लेस होते हैं, इनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती। यहीं पे मैं आपको एक बात और याद दिलाता चलूँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ज़िंदगी में जिनकी यूनिट तो होती है लेकिन डायमेंशन नहीं होती। जैसे एंगल एंड सॉलिड एंगल, नॉर्मल एंगल एंड सॉलिड एंगल, इनकी यूनिट तो है, एंगल की यूनिट रेडियन, सॉलिड एंगल की यूनिट स्टेरेडियन, लेकिन इनकी डायमेंशन नहीं है। यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं है। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि जिसकी डायमेंशन हो और उसकी यूनिट नहीं हो? इट इज़ इम्पॉसिबल बच्चों, इट इज़ इम्पॉसिबल। डायमेंशन है तो यूनिट होके रहेगी, डायमेंशन है तो यूनिट होके रहेगी। यदि बच्चा है तो मम्मी पापा होंगे,
लेकिन एक लड़का एक लड़की की शादी हुई, बच्चा है, ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन बच्चा है तो मम्मी पापा होंगे, लेकिन 2 हस्बैंड वाइफ हैं तो बच्चा होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये बात समझ आ गई ना आपको? डायमेंशन है तो यूनिट होगी, लेकिन यूनिट है तो डायमेंशन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये बात हमेशा याद रखना। बात है बीच बीच में याद दिलानी पड़ती है ना आपको, गजनी बन जाते हो, गजनी। मुझे कुछ याद नहीं रहता सर, आपको ही याद दिलाना पड़ेगा सर, मैं नहीं कर सकता सर। तो ये चीज़ें मैं आपको बीच बीच में याद दिलाता रहता हूँ इसलिए। तो ml3-2 ये बात समझ आ गई यहाँ तक। अब देखो मास की पावर x, m की पावर, l की पावर यहाँ से y आएगी और यहाँ से z, तो l टू दी पावर y प्लस z हो जाएगी। बहुत ही अच्छी बात है। t टू दी पावर माइनस y हो जाएगी। ओके ओके, नाउ we'll find out the value of x, y and z. We'll find out the value of x, y and z. Why? Compare the dimension of both sides. So I'm comparing the dimension of m. तो यहाँ पर m की पावर 1, यहाँ पर m की पावर x, x इक्वल्स टू 1 आ गया आपका, x इक्वल्स टू 1 आ गया। अब फिर l की पावर कंपेयर कर लो, तो y प्लस जेड इक्वल्स टू 1, y प्लस जेड, तो ना तो y पता है ना z पता है, तो कैसे मैं y z की वैल्यू निकालूँ? कोई बात नहीं, अभी नहीं पता तो पता चल जाएगी। कैसे पता चल जाएगी? अब t के ऊपर की जो भी वैल्यू उनको कंपेयर कर दो। यहाँ पर t की वैल्यू -2 और यहाँ पर है t की वैल्यू -y, तो यहाँ से जो y की वैल्यू आई वो कितनी आ गई? 2। यदि y की वैल्यू 2 इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो z प्लस 2 इक्वल्स टू 1, z की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो यहाँ से x की वैल्यू बच्चों आई 1, y की वैल्यू बच्चों आई 2 एंड z की वैल्यू आई -1, z की वैल्यू -1। इस इक्वेशन में कर दो इसको पुट। यहाँ पर k भी था कांस्टेंट, तो यहाँ पर यदि मैं वैल्यू पुट करूँ तो f इक्वल्स टू k m टू दी पावर x, x की वैल्यू 1, v टू दी पावर y, y की पावर 2, r टू दी पावर z, z की वैल्यू -1, r टू दी पावर -1। तो क्या m f इक्वल्स टू m v स्क्वेयर अपॉन r, यही फॉर्मूला आ गया ना। और बच्चों k की वैल्यू अपन यहाँ से नहीं निकाल सकते, आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए प्रैक्टिकली, या फिर कोई दूसरे तरीके से k की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन इस इक्वेशन को कंपेयर करके k की वैल्यू नहीं आ सकते, क्योंकि k कांस्टेंट है जो कि डायमेंशन लेस है, तो अपन इस फॉर्मूले का यूज़ करके k की वैल्यू नहीं निकाल सकते। बट प्रैक्टिकली ये वैल्यू k की वैल्यू आती है 1, k 1 आता है, इसीलिए जो f का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर बाई r होता है, mv स्क्वायर बाई r होता है। ये बात क्लियर हो चुकी है। और मेरा कैमरा भी हिल चुका है, तो आपको मैं हिलता हुआ दिखाई दूंगा। झूम बराबर झूम बराबर झूम बराबर झूम, झूमते हुए देखूंगा मैं आपको। ये वायर आज प्यार मोहब्बत में पड़ गया, ये वायर लिपटा हुआ है, पता नहीं क्या हुआ इसको। नेक्स्ट देख लेते हैं एक और प्यारा सा क्वेश्चन। कैसा प्यारा सा क्वेश्चन? वो क्या कहता है कि फोर्स है, जो फोर्स है